नमस्कार। आज का पाठ है बादल राग और इसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। यह एक कविता है। धिक जो जीवन जो पाता ही आया विरोध, कहने वाले निराला उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अत्यधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का अग्रदूत है। तो यहाँ जो अब कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बादल को ही क्यों क्रांति का प्रतीक माना, उसका कारण आप यही देख सकते हैं कि बादल के भीतर सृजन करने की क्षमता होती है। बरसात लाता है और सृजन होता है, और साथ ही जब जल प्रलय होता है इसी बादल के कारण, तब वह ध्वंस की अपनी ताकत को दर्शाता है। तो ये दोनों क्षमताएं बादल के भीतर हैं। इसलिए भी इस कविता में उन्होंने प्रकृति के उपादानों में अन्य सभी को छोड़कर बादल को चुना है। तो बादल राग कविता अनामिका जो इनका काव्य संग्रह है, उसके 6 खंडों में से एक है। तो यहाँ उसका छठा और अंतिम खंड आपके सामने रखा गया है बादल राग कविता के रूप में। लघु मानव अर्थात आम आदमी, उसके दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल को पुकार रहा है। और किस रूप में पुकार रहा है? एक क्रांतिकारी के रूप में, जो क्रांति लाएगा। क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, क्योंकि वे छोटे लोग ही उससे लाभान्वित होते हैं, इस क्रांति से, विद्रोह से। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। कोई भी क्रांति होती है उसमें वंचितों का लाभ होता है। उनका नुकसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, उनके पास है क्या खोने के लिए। तो अगर उन्हें कुछ प्राप्त होता है तो वह उनके लिए बहुमूल्य है। इसीलिए यह कथन यहाँ पर है कि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, उन्हें लाभान्वित करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हों तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। क्योंकि ये विप्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ जब सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है, अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। हाड़ मात्र मीन्स उनके शरीर में केवल हड्डियां रह गई, हड्डियों का ढांचा रह गए हैं। कमजोर शरीर, त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है, संतप्त है, जल रहा है। ऐसे में जब बादल प्रकट होते हैं तो प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन आ जाते हैं, यह कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर जो सोए हुए अंकुर हैं, बीज जो हैं, उनके अंकुर फूटते हैं पानी पड़ने पर, तो वह नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए छोटे पौधे, जो कि छोटे बच्चे हैं, वही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब है, इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य
व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। बादल इनका प्रिय विषय है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। तो यह था पाठ परिचय। तो ये शुरू करते हैं कविता बादल राग की व्याख्या, और मैं अल्पना वर्मा यहाँ इसे प्रस्तुत कर रही हूँ। बादल राग जो कि कविता का शीर्षक है, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और यह इनके अनामिका काव्य संग्रह से ली गई है। तो काव्य किसी भी काव्यांश की व्याख्या से पूर्व आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसा हर बार बताती हूँ कि जब भी आप व्याख्या करते हैं तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष शिल्प सौंदर्य अवश्य लिखें, और अगर काव्य सौंदर्य आता है तो भाव पक्ष और शिल्प सौंदर्य लिखें। अब यहाँ हम पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, फिर देखते हैं कि प्रसंग क्या होना चाहिए इस काव्यांश का। समीर का अर्थ होता है वायु, पवन, हवा। सागर का अर्थ होता है समुद्र। तीर्थी है तैरना, अस्थिर, अस्थायी। दग्ध मीन्स तपता हुआ, जलता हुआ, दुखी, संतप्त। निर्दय का अर्थ होता है जिसमें हृदय ना हो, दया ना हो। विप्लव, क्रांति, विद्रोह। प्लावित का अर्थ होता है जलमग्न या डूबा हुआ। माया होती है छल। रण का अर्थ होता है युद्ध, तरी, नौका, आकांक्षा, कामना। भेरी जो है वो नगाड़े को कहते हैं, गर्जना, तेज आवाज। घन, घन जो है अनेकार्थी शब्द है। एक अर्थ होता है हथौड़ा, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा अर्थ है इसका बादल, वही अर्थ होगा। सजग मीन्स जगा हुआ। सुप्त मीन्स सोया हुआ। अंकुर जो पौधे के विकसित होने से पूर्व की अवस्था है। उर हृदय, पृथ्वी, धरती, आशा, आशा। नवजीवन, नव भी, नव का भी एक अर्थ नव होता है, एक नया। तो यहाँ पर नए से हम इसका अर्थ रखेंगे नया जीवन। ऊंचा कर सिर, गर्व से सिर उठाकर। ताक रहे हैं, देख रहे हैं। ए मीन्स उसको संबोधित करते हुए बादलों को, संबोधन शैली है यहाँ पे, बादलों को संबोधित किया है ए पुकारते हुए। विप्लव, क्रांति या विद्रोह या विनाश। बादल, मेघ। और यहाँ पर क्योंकि ये छायावादी शैली में लिखी गई कविता है, यहाँ सीधा अर्थ नहीं है, यहाँ प्रतीकों के जरिए कवि ने अपनी बात कही है। और इस कविता में कवि सामाजिक विषमता पर कुठाराघात करते हैं, सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए क्रांति का आह्वान करते हैं। और यह क्रांति निम्न वर्ग में आएगी, और कौन उसे लेके आएगा, तो वह बादल को क्रांति दूत के रूप में पुकार रहे हैं। तो यहाँ प्रसंग होगा कि कवि बादल का क्रांति दूत के रूप में आह्वान कर रहा है। तो कहते हैं कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जैसे ही आकाश पर बादल छाते हैं तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह बादल युद्ध की नौका है जो हवा के सागर पर तैर रही है। और इसे देखकर जो पूंजीवादी वर्ग है, जिसने जो सुख अर्जित किया है, वह जानता है कि यह सुख अस्थिर है, क्योंकि इसे निम्न वर्ग के शोषण करके इकट्ठा किया है। तो इस अस्थिर सुख पर वह बादलों के छाने को दुख की छाया के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ये बादल जब क्रांति लाएंगे तब ये सभी सुख उनसे छिन जाएंगे। जग के दग्ध हृदय पर, तो जग के संसार के जलते हुए हृदय पर बादलों की इस क्रांति का जो रूप यहाँ पर कवि देख रहे हैं, वह निर्दय विप्लव की प्लावित माया के रूप में है। अर्थात अब देखिए यहाँ पर दग्ध हृदय कहकर उन्होंने ये दग्ध विशेषण लगाकर दुख की अधिकता बताई है, और निर्दय विशेषण लगाकर विप्लव की क्रूरता को बताया है, उसे और अधिक क्रूर कर दिया है। तो कह रहे हैं कि बादलों का जो यह रूप है वह उन्हें क्रांति दूत के छल युक्त विनाशकारी रूप के
रूप में दिख रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे जो विद्रोह की जल प्रलय है, विद्रोह की बाढ़ है, क्रांति है, उसमें इस शोषक वर्ग को डुबो देंगे। अब हम देखते हैं दूसरा काव्यांश। तो कहते हैं यह तेरी रणतरी, यह तेरी जो नौका है, युद्ध की नौका है, वह निम्न वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं रूपी अस्त्र शस्त्रों से भरी हुई है। और कहते हैं हे बादल, भेरी गर्जन, जो तुम्हारी गर्जना है वह रणभेरी के समान है। जैसे युद्ध की घोषणा का तुमुलनाद सुनकर कोई सैनिक सजग हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी गर्जन को सुनकर जो निम्न वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वह सजग हो गया है और इस गर्जन में शोषण के विरुद्ध आवाज सुनाई दे रही है। और उनके मन में क्या हो रहा है? नई नई आशाएं उनके हृदय में जाग रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके अभाव दूर होंगे और उनके दिन फिरेंगे। इस प्रकार उन्हें नया जीवन मिलेगा, नए जीवन की आशा में है और इस आशा में वे तुम्हारी ओर सिर उठाकर देख रहे हैं। सो हे क्रांति दूत मेघों, तुम आओ, उनका आह्वान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सीधा अर्थ तो इस प्रकार हो जाएगा कि जैसे ही बरसात गिरती है तो सोए हुए अंकुर अपनी नींद तोड़कर जागते हैं, वे अंकुरित होकर धरती के गर्भ से नए जीवन की आशा में सिर उठाकर बाहर देखते हैं और बरसात की प्रतीक्षा करते हैं। तो ये अर्थ नहीं, हम इसका जो है सामाजिक विषमता के संदर्भ में अर्थ रखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है। और यहाँ पर इसका शिल्प सौंदर्य हम देखते हैं। समीर सागर रूपक अलंकार है कि वायु रूपी समुद्र, फिर दुख की छाया में रूपक अलंकार है और फिर रणतरी में जो रूपक अलंकार है, और विप्लव के बादल प्रतीक भी हैं और यहाँ पर हम इसको रूपक अलंकार भी देखते हैं। और भेरी गर्जन, जो उसकी गर्जना रूपी जो रणभेरी है, ये भी रूपक अलंकार है। अलंकार अनुप्रास है, सजग सुप्त सावर्ण की आवृत्ति, समीर सागर सावर्ण की आवृत्ति, इन दो में है। उसके बाद संबोधनशाली बता दिया, ए का प्रयोग करके इन्होंने की है। भाषा आप हर काव्यांश में लिख दीजिए कि तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली तत्सम प्रधान, और प्रवाहमय है। और उसके साथ साथ आप इसमें लिखेंगे प्रतीकों का, बिंबों का, यहाँ ध्वनि बिंब का प्रयोग किया है गर्जन से। और इसके बाद आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, निराला जी जो है वो मुक्त छंद के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी कविता में मुक्त छंद है, तो हर काव्यांश के साथ आप मुक्त छंद लिख दें। तो इस तरह से आपका ये शिल्प सौंदर्य पूरा हो जाता है। अब इस काव्यांश का हम भावार्थ समझते हैं। तो पहले प्रसंग देखते हैं कि प्रसंग इस प्रकार होगा इसका कि कवि यहाँ बादल के विध्वंसक रूप का चित्रण कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं? कहते हैं कि वर्षा होने लगी है और फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। बादल बार बार तेज गर्जना करते हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। मतलब बादल तुम बार बार गरजते हो और भीषण वर्षा करते हो, और तू सुन सुन घोर वज्र हुंकार हृदय थाम लेता संसार। और तुम्हारी इस घोर वज्र हुंकार को सुनकर यह संसार अत्यधिक भयभीत हो रहा है। घोर एक विशेषण शब्द के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है वज्र हुंकार के विशेषण के रूप में, और वज्र हुंकार खुद ही इतनी भयावह स्थिति पैदा कर रही है और घोर उसके साथ लग जाता है तो स्थिति और अधिक भयानक हो जाती है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी वज्रमयी तीव्र गर्जना को सुनकर लोग भय से कांप उठते हैं। अब आगे के जो ये 3 पंक्तियां हैं, इनके विभिन्न अर्थ हमें देखने को मिलते हैं। तो दोनों अर्थ मैं बता देती हूँ, जो 2 अर्थ मुझे पता है। एक ये कि अशनिपात से शायित उन्नत शतशत वीर। शायित का अर्थ होता है धराशायी करना, अशनिपात बिजली
का गिरना, जो बिजली चमकती है और गिरती है कहीं पर तो उसका क्या असर पड़ता है। शत विक्षत तो जो कटा पटा टूटा फूटा, आहत हत कहते हैं घायल, अचल जिसे आप हिला नहीं सकते, अडिग। तो यहाँ पहाड़ के लिए गगन स्पर्शी, जो गगन को चूमते हैं, गगन चुंबी, स्पर्धा कंपटीशन या होड़। तो यहाँ कवि कह रहा है कि बादलों में चमकने वाली बिजली के गिरने से बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ भी खंडित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसी प्रकार युद्ध में वज्र शस्त्र का जब प्रयोग किया जाता है, प्रहार किया जाता है, तो बड़े से बड़े योद्धा भी धराशायी हो जाते हैं। तो भाव यहाँ इस प्रकार है कि जब क्रांति का शंखनाद गूंजता है तो बड़े बड़े पूंजीवाद जो शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे धराशायी हो जाते हैं और गगन चूमता उनका घमंड, अभिमान, ऊंचे होने का जो गर्व उनको है वह भी चूर चूर हो जाता है। तो यहाँ एक अन्य अर्थ में हम इस प्रकार देखते हैं जो अधिक सटीक मुझे लगता है कि बादल में बिजली होने से उनका शरीर आहत है और फिर भी वे घनघोर वर्षा करते हुए धीरज के साथ स्थिर हैं। बिजली से उनका शरीर शत विक्षत एवं घायल होकर टुकड़े टुकड़े हो रहा है, परंतु वे स्पर्धा के लिए अधीर हैं और आगे बढ़ने की होड़ में बेचैन हैं, आकाश को छू लेना चाहते हैं। उनका ऊंचा होना उनकी उच्चता का प्रतीक है, संकेत है। उनकी समानता एक ऐसे अदम्य साहसी अचल वीर योद्धा से की है जो धीर गंभीर है और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। अब यहाँ पर शिल्प सौंदर्य हम देखते हैं कि फिर बार बार, सुन सुन, शत शत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और हृदय थामना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। शत विशत हत इनमें अनुप्रास अलंकार है। बादल का मानवीकरण किया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है, प्रभावमयी है, छायावादी काव्य शैली का प्रभाव है, छंद मुक्त है, लाक्षणिकता है और बिंब हैं। और क्या आप देखेंगे यहाँ प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। अब इस काव्यांश में हम पढ़ते हैं, हंसते हैं छोटे लघु भार, शस्य अपा, शस्य का अर्थ होता है हरा, हिल 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 हिल, हाथ हिलाते। हाथ हिलाना, अब यहाँ पर इन पौधों का मानवीकरण किया गया है। तुझे बुलाते, मानवीकरण मानवीय क्रिया है। विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। छोटे यहाँ प्रतीक है शोषित वर्ग का और विप्लव क्रांति रव स्वर, तो क्रांति के स्वर। यहाँ प्रसंग होगा कि क्रांति की गर्जना का शोषित वर्ग पर प्रभाव कवि ने इस काव्यांश में दर्शाया है या बताया है या उसका वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं, क्रांति की गर्जना को सुनकर छोटे पौधे, अर्थात जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल पाकर छोटे छोटे पौधे हर्षित होते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। हवा चलने से वे हिलते हैं, खिलते हैं और ऐसा लगता है कि मानो हाथ हिला हिलाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, बादलों को पुकार रहे हैं। और फिर निष्कर्ष रूप में कवि कह रहा है कि क्रांति के स्वर को सुनकर वंचित वर्ग ही प्रसन्न होता है, वही लाभान्वित भी होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। और खोने के लिए किसके पास है? पूंजीवादी के पास। तो क्रांति जब भी होती है तो पूंजीपति वर्ग वही सबसे अधिक भयभीत होता है और वही प्रभावित होता है, क्योंकि इससे उनका नुकसान होता है। यह क्रांति उनके लिए विनाश लाती है और शोषित वर्ग को जो कुछ भी मिलता है वह उनके लिए बहुमूल्य होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ पाया ही नहीं, हमेशा अभावों में रहे। और अब जब उन्हें कुछ मिलता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं और उनका नया जीवन शुरू होता है।
अब यहाँ हम देखते हैं शिल्प सौंदर्य। हिल हिल खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और हाथ हिलाते में आप देखें अनुप्रास अलंकार है। छोटे लघु भार पौधों का यहाँ मानवीकरण किया गया है, तो अलंकार मानवीकरण अलंकार हो गया। और प्रतीकात्मकता आप देख ही सकते हैं, पूरी कविता में ही है। भाषा आप वही लिखेंगे जो पहले पद्यांश में हमने बताई थी। संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली प्रवाहमयी है। बिंबों का, प्रतीकों का बहुत ही सफल प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त है।